अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियल टॉक। मैं हूं आपके सामने सबिहा बुखारी। नाज़रीन, माली साल 2021-22 का बजट तो कल पेश कर दिया गया। इसके हवाले से बहुत बात भी हो रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी हो रही हैं, मगर अभी भी बहुत से सवालात ऐसे हैं जिनके जवाब अभी आने बाकी हैं। नाज़रीन, ऑपोजिशन तो इस बजट को एक विश लिस्ट करार दे रही है। ये बजट कितना रियलिस्टिक है, कितना आवाम दोस्त है, आज बात होगी प्रोग्राम में इस हवाले से। एहसन इकबाल साहब ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कहते हैं कि बजट से पहले एक दिन पहले कौमी असम्बली में 2 कवानीन इलेक्शन के हवाले से पास करवाए गए, पेश किए गए, और वो कहते हैं कि यहाँ पे बुलडोज किए गए हैं इलेक्शन कवानीन। कहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स आप लेके आ रहे हैं, ये इलेक्शन चुराने का एक नया तरीका है। तो इलेक्शन को हम कैसे शफाफ बना सकते हैं, इसके हवाले से भी बात होगी आज के प्रोग्राम में। इससे पहले कि मैं मेहमानों का आपसे तारुफ करवाऊं, बजट जो कल पेश किया गया है, जाहिर है टेक्निकल सारी चीज़ें होती हैं, सब चीज़ें आम लोगों की समझ में नहीं आ पाती, तो आसान आसान चीज़ें हमने निकाली हैं जो सबकी समझ में आ जाए कि कितने पैसे किस सेक्टर के लिए मुख्तस किए गए हैं। तो पहले आपको ये बताते हैं कि बजट में कल क्या कहा गया। वजीर खजाना शौकत तरीन की जानिब से 8,487 अरब रुपए का वफाकी बजट कल पेश किया गया। अगले माली साल के लिए मौशी तरक्की का हदफ 4.8% रखा गया। वफाकी सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 10% इजाफा और कम से कम तनख्वाह 20,000 रुपये माहाना मुकर्रर की गई है। बजट तकरीर में वजीर खजाना ने कहा कि तनख्वाहदार तबके पर कोई नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा। और भी आपको बताते हैं कि वफाकी बजट में कोविड एमरजेंसी रिलीफ फंड के लिए 100 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। वफाकी हुकूमत ने आइंदा माली साल 2021-22 के बजट में मकामी तौर पर तैयार होने वाली गाड़ियों पर सेल्स टैक्स में कमी का भी ऐलान किया है। हुकूमत ने तरक्याती बजट को 630 अरब रुपए से बढ़ाकर 900 अरब रुपए कर दिया है, यानी तरक्याती बजट में तकरीबन 40% का इजाफा किया गया। खुर्दनी तेल, घी और फौलाद पर फीडर एक्साइड ड्यूटी खत्म की जा रही है। इसके अलावा आम, कीनू और सेब समेत फलों के जूस सस्ते होंगे। वफाकी वजीर खजाना शौकत तरीन ने आम, किन्नू और सेब समेत फलों के जूस पर फेडरल एक्साइड ड्यूटी खत्म करने का भी ऐलान किया है इस बजट के अंदर। और मुल्क के 40 लाख गरीब खानदानों तक सस्ते कर्जे इस दफा पहुंचाए जाएंगे। अखुवत और एहसास प्रोग्राम के जरिए गरीबों को 3 लाख रुपए तक के कर्जे दिए जाएंगे। 5 लाख रुपए का बगैर सूद कर्ज 3 साल के लिए दिया जाएगा। वफाकी हुकूमत ने 50,000 रुपए से जायद रकम निकलवाने पर आयद विद होल्डिंग टैक्स खत्म करने का भी ऐलान कर दिया है। बैंक ट्रांजैक्शन, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ट्रांजैक्शन, एयर ट्रैवल सर्विसेज, डेबिट और क्रेडिट कार्ड के जरिए बैनुल अक़वामी ट्रांजैक्शंस पर विद होल्डिंग टैक्स खत्म करने का फैसला किया गया है। वफाकी बजट में हायर एजुकेशन के लिए 66 अरब से जायद रकम मुख्तस करने की तजवीज़ दी गई है, जिसमें से 42 अरब 45 करोड़ रुपए तरक्याती प्रोग्राम की मद में रखे गए हैं। मुल्क की दिफाई बजट 74 अरब से जायद इजाफे के बाद 1373 अरब रुपए तक जा पहुंचा है। जी, ये तो थे कल जो बजट पेश किया गया, उसके चंद चीदा चीदा नकात के क्या हमारे लिए रखा गया इस बजट में और क्या नहीं। आज के प्रोग्राम में मेहमान जो हमारे साथ होंगे उनका आपसे तारुफ करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद होंगी सीनियर रहनुमा PTI की रिजवाना गजनफर साहिबा, सेक्रेटरी इत्तलात वुमेन विंग सेंट्रल पंजाब भी हैं, और थोड़ी देर में मियाँ जावेद मेंबर सूबाई असम्बली हैं, रहनुमा मुस्लिम लीग नून के, वो भी हमें ज्वाइन करेंगे। रिजवाना गजनफर साहिबा, आपकी जानिब आना चाहूंगी कि ऑपोजिशन तो कहती है कि ये हुकूमत की विश लिस्ट है, जो भी आपने अहदाफ मुकर्रर किए हैं, चाहे वो टैक्स के हवाले से हों, चाहे वो किसी भी चीज़ के हवाले से, वो कहते हैं कि ग्राउंड रियलिटीज़ तो उससे मैच नहीं करती, ये तो अचीवेबल ही नहीं है। तो ये जब हमने 5,000 का हदफ मुकर्रर किया था ना टैक्स का, तो ये तब भी वही कह रहे थे। बात वही है कि इन लोगों ने आज तक जिस तरह से काम किया है, तो इनको जाहिर है इनका फोकस पाकिस्तान से ज्यादा अपनी जात के ऊपर रहा है, अपनी प्रॉपर्टीज बनाने पे रहा है। लेकिन तो इसलिए इनको लगता है कि हाँ जी कैसे पूरा करेंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने दिखा दिया कि हमने वो जो पिछला हदफ था जिससे बड़ा मजाक उड़ा था कि जी कैसे होगा, वो भी हमने पूरा किया। और पाकिस्तान की तारीख में वैसे तो हम हमेशा सुनते हैं कि अवाम दोस्त बजट, अवाम दोस्त बजट, लेकिन अगर मैं कहूँ कि ये इस दफा 2021 का जो बजट है वो वाकई अवाम दोस्त बजट है, तो मेरा ख्याल है कि इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। देखिए, इसमें पहली बात कि कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया, तनख्वाहों में इजाफा भी हुआ है, पेंशन में इजाफा भी हुआ है। उसके अलावा आप ये देखें कि जो वफाकी टैक्सेस थे उनको भी खत्म किया गया है, बहुत सारे टैक्स के ऊपर छूट दी गई है। मतलब मिसाल के तौर पे जैसे आप बैंक से 50,000 रुपए निकालता था जो भी शख्स, तो उस पे उसको टैक्स अदा करना पड़ता
की गई है और खत्म की गई, जिसका इस्तेमाल आम आदमी ज्यादा से ज्यादा करता है। अब जैसे हमारा आप देखें कि जो हमारी आबादी है, वो ये जो होता है फोन कार्ड होता है, इसके ऊपर टैक्स कम किया गया। नेट के ऊपर जो इंटरनेट की सहूलत है, जाहिर है हमारे मेरा ख्याल है करोड़ों के तादाद में हमारे नौजवान और लोग जो है वो मोबाइल फोन पे इस्तेमाल करते हैं, और उसके अलावा नेट के जरिए सोशल मीडिया, तो उसके ऊपर टैक्स नहीं लगाया गया जिससे आम आदमी को फायदा होगा। उसके अलावा जैसे है कि आप देखेंगे कारखानेदार और दुकानदारों के लिए भी आसानियां पैदा की गई हैं। उसके अलावा मिडिल क्लास और गरीब आदमी का जैसे 800 सीसी की गाड़ियों के ऊपर ड्यूटी कम कर दी गई है। वो सब ठीक है रिजवाना गजनफर साहिबा, वो सब कुछ ठीक है, लेकिन असल में ये कहा जा रहा है कि ऑन पेपर तो सब कुछ बहुत अच्छा है, और ऐसा ही मुस्लिम लीग नून के दौर में भी होता था कि ऑन पेपर तो सब कुछ बहुत अच्छा दिखाया जाता था, और इस बजट को तो वैसे भी आपका इलेक्शन बजट करार दिया जा रहा है। लेकिन जो ग्राउंड रियलिटीज है वो कहते हैं कि महंगाई भी पहले से ज्यादा बढ़ी है, बेरोजगारी में भी इजाफा हुआ है, इसके बावजूद भी आप इतना सब अच्छा है का आप बजट पेश कर रहे हैं, ये कैसे मुमकिन है? देखिए बात ये है कि आप मुझे ये बताएं कि ऑपोजिशन का तो काम ही यही होता है ना, उन्होंने कभी ऑपोजिशन जो है वो उसने हुकूमती इकदाम को जो है वो कभी सराहा नहीं है। और हमारे यहाँ तो अब ये हाल हो गया है कि अब ऑपोजिशन जो है वो कहते हैं ना तनकीद बराए तनकीद, हर वो अच्छा काम जिसपे तनकीद की, हर वो अच्छा काम जो हम करेंगे वो होगा कि जिसमें ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, तो एप्रिसिएशन वाली बात को समझने के है ही नहीं। मैं आपको ये बताती हूँ कि आप देखें कि सात दौर की पॉलिसीज ने पाकिस्तान की मीशत को जितना डैमेज किया, हमें 3 साल लगे इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने में, और आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने रेमिटेंस जो है वो, जब हम हुकूमत में आए तो पहली बात तो हमें 19 अरब डॉलर का खसारा था, और जो हालात थे कि पाकिस्तान इस लहज पे था कि दिवालिया होने के करीब था। हमने रेमिटेंस 20,000 से 29,000 बिलियन डॉलर पे लेके आए। ग्रोथ रेट हमारा कोविड के बावजूद 4% से 4.5% रेट पे नेक्स्ट इंशाल्लाह हो रहा है। हमें करंट अकाउंट, आपने हमेशा, यानी मैंने शुरू से एक लफ्ज सुना था करंट अकाउंट डेफिसिट, ऐसे लगता था कि करंट अकाउंट के साथ डेफिसिट हमेशा आता था। आज पहली दफा ये लफ्ज सुनने को मिल रहा है कि करंट अकाउंट सरप्लस। अल्हम्दुलिल्लाह के 770 मिलियन डॉलर जो है वो हमारा करंट अकाउंट सरप्लस रहा है। हमारा जीडीपी का साइज इंक्रीज हुआ है, और ये कि आप देखिए हमारी एक्सपोर्ट इंक्रीज हुई है। उसके अलावा हमने ऐसे जो है जो लोग हैं, अगर आज आप बात करते हैं, पहले हमेशा बड़े सरमायादारों को बहुत फैसिलिटेट किया जाता था। इस दफा जो टैक्स है, इस दफा जो बजट है, उसमें बड़े सरमायादारों के साथ छोटे सरमायादारों को भी बराबर फायदा मिलता है। ठीक है। कोविड की वजह से आप देखें कि दुनिया के मुल्क अमेरिका, इंडिया, बांग्लादेश, इनकी जो है वो कहाँ पहुंची, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि उसके बावजूद हमारी ग्रोथ 4% तक रही है। ठीक है, आप कह रही हैं कि हमारी ग्रोथ 4% तक बढ़ी है, ठीक है, इसके वाले से भी बात कर लेते हैं। मियां जावेद साहब भी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। मियां जावेद साहब, ये जो हुकूमत कहती है कि मईशत की पैदावार में इजाफा हुआ है, और लेकिन माहिरीन ये कहते हैं कि ये जो इजाफा हमें दिखाया जा रहा है ना आदादोशुमार में, ये गलत इजाफा है, और बैनुल-अक़वामी इदारे हत्ता कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की भी जो रिपोर्ट आई उसमें भी लगभग 2.9% जो है हमें इजाफा दिखाया जा रहा है, जबकि हुकूमत इसको ज्यादा बता रही है। तो क्या कहेंगे इस हवाले से? मियां जावेद साहब, आवाज आ रही है आपको? जी मियां जावेद साहब, जी मैं आपके लिए अपना सवाल दोबारा से दोहरा देती हूँ कि हुकूमत कहती है कि ग्रोथ रेट बढ़ा है, मईशत की पैदावार में भी इजाफा हुआ है, लेकिन आदादोशुमार जो बिलखुसूस ये जो कहा जा रहा है कि 3.9% शरह है, ये बैनुल-अक़वामी इदारे और स्टेट बैंक की भी जो रिपोर्ट आई है वो कहती है कि नहीं, ये 2.9% है, ये गलत बताया जा रहा है। बिल्कुल, जैसे स्टेट बैंक की ये रिपोर्ट आई है, देखो जो बजट में इन्होंने क्या कहते हैं, ये आपने देखा है कि अगर मैंने एक मजदूर की 20,000 रुपया तनख्वाह की है, तो 20,000 में तो अगर कोई मुझे गुजारा करके दिखाए अपने घर का, तो मुझे बनाकर दिखाए कि जिसके 2 बच्चे हैं या 4 बच्चे हैं, बच्चों की फीस कैसे देगा, मकान का किराया कैसे देगा। आप 20,000 में देखो जो महंगाई का इन्होंने किया है, डबल और तनख्वाह बढ़ा रहे हैं, और एक सरकारी मुलाजिम की 10% तनख्वाह बढ़ा रहे हैं, जो पिछले साल में बढ़ाई। कम से कम सरकारी मुलाजिम की 20 से 25% तनख्वाह
सही तरीके से नहीं आ पा रही है। मैं भी सुन नहीं पा रही, वो क्या कह रही है समझ नहीं आ रहा। ठीक है, हम माइक कर लेते हैं, उतनी देर में आपकी तरफ आती हूँ, तब तक हम उनसे भी दोबारा से राबता कर लेते हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि अभी ये कहा जा रहा है कि जैसे अब मैंने मियां जावेद साहब से यही सवाल किया कि स्टेट बैंक ऑफ की भी जो रिपोर्ट आई है और माहिरीन की भी ये राय है कि जितना पैदावार हमें बताई जा रही है, ग्रोथ रेट जितना बताया जा रहा है, वो सिर्फ बजट की हद तक हमें बताया जा रहा है, वो हमें मिसलीड किया जा रहा है। असल में इतना ज्यादा नहीं है। वो तो कहते हैं कि ये 2.9% है और शायद इससे भी कम है। नहीं, बिल्कुल गलत। मुझे नहीं पता आपको किसने मिसगाइड किया है, क्योंकि स्टेट बैंक ने बिल्कुल ऐसे कुछ नहीं कहा और वर्ल्ड बैंक की भी यही रिपोर्ट है कि 4.5 को टच करेगा। उसके अलावा अब तो अपोजिशन भी मांग रही है। मुझे नहीं पता आपने किसने आपको गलत ये इंफॉर्मेशन दी है। पहली बात तो स्टेट बैंक ऐसी कोई बात नहीं। ठीक है। अच्छा, ये भी बता दें रिजवाना गजनफर साहिबा के रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री पर आप लोगों ने ज्यादा जोर दिया है कि अगर आप लोग उनमें तरक्की होगी तो बाकी 40 इंडस्ट्रीज में भी आप कहते हैं कि इनकलाब इसकी सूरत में लाया जा सकता है। लेकिन ये 2 इंडस्ट्रीज कैसे 40 इंडस्ट्रीज को कैसे करेंगी, ये किस तरह से, जरा कुछ बताएं हमें। जी बिल्कुल सबिया, हमने जब ये बात की कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री हमारा फोकस है और आपको पता है कि इसके ऊपर 300 अरब की सब्सिडी भी दी गई थी, जो कि अब बढ़ा के उसके फिगर्स भी बढ़ गए हैं, जिसमें ये कि जो भी मकान खरीदता है, अगर कोई 20 लाख का मकान खरीदता है तो 3 लाख जो है वो हुकूमत उसको सब्सिडी देती है और उसके बाद जो है वो उसपे 5 मरले के घर पे 5% और 10 मरले के घर पे 7% का उसका जो है वो टैक्स की शरह को कम किया गया है। अच्छा, अब आपने बात की कि देखिए जब हमारी इंडस्ट्री कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री पे काम होता है तो उसमें आप देखें सीमेंट की इंडस्ट्री हो गई, ये जो आयरन हो गई, वुड, यानी उससे मुंसलिक अब एक घर जब बनता है तो उसमें पंखे भी लगते हैं, पेंट भी होता है, उसमें सरिया भी लगता है, उसमें सीमेंट, रेत, बजरी, हर तरह की लाइट, मतलब एक घर की जितनी भी चीजें होती हैं वो उससे रिलेटेड होती हैं। तो जितने ज्यादा घर बनेंगे उतनी ही ज्यादा इनकी भी जो है वो खरीदो फरोख्त होगी, तो वो इंडस्ट्री भी ऊपर होगी। और जब घर बनेंगे तो जाहिर सी बात है कि रोजगार मिलेगा लोगों को। अब अगर इंडस्ट्री में बात करती हूँ कि अगर हम कहते हैं ना 50 लाख घर तो 1 करोड़ नौकरियां, तो बड़ा आसान है। तो बिल्कुल इसी तरह से जब हमारे कंस्ट्रक्शन शुरू होती है तो हमारे लोगों को रोजगार भी मिलता है ना। क्या कंस्ट्रक्शन हो रही है, मकान बन रहे हैं, बहुत सारी चीजें। ठीक है, ये सब तो आप बता रहे हैं, लेकिन जब ये बजट तो आपका आ गया, लेकिन जाहिर है जो मार्केट में लोग बैठे हुए हैं उन्होंने भी तो अपना रंग दिखाना ही है बाद में। ऐसा तो पहले भी होता रहा है कि बहुत अच्छे अच्छे बजट आते हैं। खैर, इस हवाले से मजीद भी बात होगी और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के हवाले से भी बात होगी, लेकिन अभी प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक छोटा सा ब्रेक। हमारे साथ रहिए। यूनिफॉर्म हमेशा से अपने कस्टमर्स की हेल्थ और सेफ्टी को इंश्योर करता है, अपनी तमाम प्रोडक्ट्स पर सेफ्टी सील लगाकर, प्लास्टिक के बजाय कपड़े की पैकिंग मुताबिक करवाकर और अपनी तमाम प्रोडक्ट्स को हेल्थ एंड सेफ्टी के उसूलों के ऐन मुताबिक बनाकर, ताकि आप तक पहुंचे जरासीम से पाक क्वालिटी प्रोडक्ट्स। हमेशा यूनिफॉर्म मेक्स अ हेल्दी होम। ना ये एड आम है और ना इसमें इस निम्को का कोई काम है। पेश है कुरकुरे निम्को, हाई क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स, चटपटे हर्ब्स और स्पाइसेस, ताजे ऑयल में बना मल्टी लेयर हाइजीनिक पैकेजिंग जो रखे कुरकुरे निम्को को करार, खस्ता और बिल्कुल सेफ। क्या हुआ, सही नहीं बोला? बहुत अच्छा था। अब मैं खा लूं? अब निम्को नहीं, सिर्फ कुरकुरे निम्को। कुरकुरे का नया तूफानी मिर्च, मिर्ची का पंच विद कड़ाकेदार क्रंच। काम फोम पर ज्यादा दबाव अपना असर छोड़ जाता है, लेकिन लचकदार और पायदार यूनिफॉर्म पर नहीं। यूनिफॉर्म हमेशा से अपने कस्टमर्स की हेल्थ और सेफ्टी को इंश्योर करता आया है, अपनी तमाम प्रोडक्ट्स पर सेफ्टी सील लगाकर, प्लास्टिक के बजाय कपड़े की पैकिंग मुतारिफ करवाकर,
और अपनी तमाम प्रोडक्ट्स को हेल्थ एंड सेफ्टी के उसूलों के ऐन मुताबिक बनाकर, ताकि आप तक पहुंचे जरासीम से पाक क्वालिटी प्रोडक्ट्स हमेशा यूनिफॉर्म मेक्स अ हेल्दी होम। ना ये एड आम है और ना इसमें इस निम्को का कोई काम है। पेश है कुरकुरे निम्को, हाई क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स, चटपटे हर्ब्स और स्पाइसेस, ताजे ऑयल में बना, मल्टी लेयर हाइजीनिक पैकेजिंग, जो रखे कुरकुरे निम्को को करारा, खस्ता और बिल्कुल सेफ। क्या हुआ? सही नहीं बोला? बहुत अच्छा था। अब मैं खा लूं? अब निम्को नहीं, सिर्फ कुरकुरे निम्को। कुरकुरे का नया तूफानी मिर्च, मिर्ची का पंच विद कड़ाकेदार क्रंच। आम फोम पर ज्यादा वेलकम बैक नाज़रीन, मेरा जावेद मेरी रहनुमा मुस्लिम लीग नून है और मेंबर सूबाई असम्बली हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन कर लिया है और रिजवाना गजन पर साहिबा हमारे साथ पहले से टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। मिर्जा जावेद साहब, आपकी तरफ आना चाहूंगी, ये बताइएगा कि पिछले 2 सालों की निस्बत ये जो इस साल बजट आया है हुकूमत की जानिब से, किस तरह देख रहे हैं आप लोग इसे? जी बिस्मिल्लाह हमारे नाम देखें, पहले जो 2 सालों का बजट आया था, आप ये भी कहें कि पिछले साल भी कोई सरकारी किसी मुलाजिम की 1% भी तनख्वाह नहीं बढ़ाई गई थी। आज अगर इन्होंने ये 10% तनख्वाह बढ़ा दी है, आपने देखा है कि हर चीज में, आप चीनी में देख लें, घी में देख लें, किसी चीज और में देख लें, डबल से ट्रिपल कीमतें हो गई हैं। आप दवाइयों से देख लें कि आप शुगर की दवाई चेक कर लें, 500% बढ़ चुकी है। लेकिन ये अगर 10% सरकारी मुलाजम की तनख्वाह बढ़ा रहे हैं, ये बहुत बड़ी ज्यादती है। आम रोटियों ने 20,000 तनख्वाह की है। मैं कहता हूँ कि 20,000 में बिल्कुल किसी के घर का किचन नहीं चल सकता। तो ये कोई अवाम को रिलीफ नहीं है। जो इमरान खान न्याजी साहब ने जितने कंटेनर पर वादे किए थे कि ये मैं ऐसे कर दूंगा, जिस वक्त बिजली का रेट 10 रुपए 8 रुपए फी यूनिट दिला दिए गए थे, आज उन्हें बजट पेश करने के लिए ये याद है कि अवाम को मैं क्या रिलीफ दे रहा हूँ, और 32 रुपए 28 रुपए फी यूनिट हो चुकी है। चले ये तो इसलिए चले जावेद साहब, ये तो बात है, रिलीफ की कोई बात नहीं है। आपने देखे कि इन्होंने 66 अरब रुपया रखा है जो तलीम में, तलीम का इतनी रकम कम कर देना ये मुनासिब है? ये हमारी, ये लोग क्या मजदूरी करेंगे? ये लेकिन वो तो कह रहे हैं कि आला तालीम के लिए इससे पहले कभी इतने पैसे ही नहीं रखे गए। नहीं, आप जरा ये नवाशी साहब के दौर की तरह चेक करें कि उसके इससे डबल पैसे हुआ करते थे। डबल पैसे हुआ करते थे, मगर खर्च कितने होते थे ये बताइए। ना क्यों नहीं खर्च होते थे? तलीम पे आप चेक करें, तलीम पे खर्च हुए। आज इन्होंने अच्छा चलिए जावेद साहब, चलिए ठीक है, आपकी बात मान लेते हैं, ठीक है, आप मेरी बात भी सुनिए, ठीक है, आप हमारी बात भी सुनिए ना। आप ठीक है, आपने सियासी जवाब तो देना ही देना है, वो आपका राइट है, आप देंगे। लेकिन आप ही की देखिए, आप ही की पार्टी के मिफ्ता इस्माइल साहब कहते हैं कि ऑन पेपर तो बहुत अच्छा बजट हुकूमत ने पेश कर दिया, फिर हुकूमत कहती है कि जब आपकी हुकूमत ही, आप इतना ज्यादा खसारा छोड़ के चले गए थे, हमारी मजबूरी है, जो हमारे पास होगा उसी में से हमने पूरा करना है ना। देखिए, जो इनका बजट पेश कर रहे हैं, वजीरों कहते हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं कि 2018 के पहुंच जाए, कि 2018 जैसे हालात लाए, महंगाई को कंट्रोल करके 2018 कर ले। ये कैसे कर सकते हैं? ये तो खुद मसाले दे रहे हैं कि 18 में इतनी अच्छी थी। आज आपने स्टेट बैंक की भी रिपोर्ट आपने देखी है, बाकी भी देखा है। इन्होंने मुझे बता दें कि किस चीज पे किसी अवाम को रिलीफ दिया गया। अगर इन्होंने छोटी गाड़ियों पे टैक्स खत्म किया है, तो गरीब जो रक्शे पे जाते हैं उनसे, उन गाड़ियों के लिए क्या है? पेट्रोल की कीमत इतनी ज्यादा हो गई है। हम उन देखें जो लोग रक्शे पे जा रहे हैं, जो बसों वैगनों पे सफर कर रहे हैं, इस हुकूमत ने, ये इमरान खान साहब कहते थे कि रेलवे का एक्सीडेंट हो गया है तो वजीर इस्तीफा दे। आज वजीर आजम का एक बयान भी नहीं आया। और जो लोग शहीद हुए हैं, किसी को ऐलान हुआ है कि 10 लाख रुपया फी का दिया गया है, बीमार को 3 लाख दिया गया? आज तक ऐसा नहीं हुआ, किसी को कोई पैसा नहीं मिला। ठीक है,
चलिए, ये तो बात दूसरी तरफ जा रही है। रिजवाना गजनफर साहिबा, जिस तरह जावेद साहब भी कह रहे हैं कि अभी तक तो बस ठीक है, पेपर पे कह दिया, लेकिन हकीकत तो इससे बिल्कुल अलग है। इसके अलावा भी IMF से अभी तक आपके मुज़ाकरात चल रहे हैं जो कामयाब नहीं हो सके हैं, और आप कहते हैं कि हमने बिजली की कीमतों में इजाफा नहीं किया, महंगाई को टैक्स भी नहीं लगाए, लेकिन IMF अगर आपकी मुज़ाकरात मानने से या जो आप कह रहे हैं वो शराइत मानने से इनकार कर देता है, तो फिर क्या हालात होंगे? देखें, बात ये है कि जावेद साहब अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक बात कर रहे हैं, अपने तजुर्बे से जो ये पिछले सालों में इनकी हुकूमत करती रही कि कागजों में लिख दिया और ये कर दिया, तो जाहिर है उन्होंने तो इतने सालों में यही सीखा है ना, इसलिए वो इस हिसाब से बात कर रहे हैं। अब रही बात ये कि जहां आप IMF की बात कर रही हैं, तो नो डाउट कि हमारे ऊपर प्रेशर था कि पेट्रोल की कीमत भी बढ़ाई जाए और बिजली की कीमत भी बढ़ाई जाए, लेकिन हमारी हुकूमत ने इस प्रेशर को जो है उसमें प्रेशर में नहीं आई, और ना ही बिजली की कीमत में इजाफा किया गया है और ना ही पेट्रोल की कीमत में इजाफा किया गया है। तो अब रही दूसरी, आपने क्या बात की थी, दूसरा सवाल आपका क्या था? जी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि अगर IMF से आपके मुज़ाकरात नाकाम हो जाते हैं तो उस सूरत में फिर क्या होगा? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है कि IMF से मुज़ाकरात नाकाम हो। अब अभी जो भी बातें चल रही हैं वो सारी है, हमने हमारा, आप देखें कि हमने टैक्स रेट में कितना इजाफा किया है, और सबसे ज्यादा जो हमें फायदा हुआ है वो जो हमारे बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं, उन्होंने जितने रेमिटेंसेस भेजे हैं, और उसमें इंक्रीज क्यों आया है हमारी हुकूमत ने, आप बताएं ना कि 20 से 29 पे क्यों आए हैं? इसलिए कि वहाँ के लोगों को ये ट्रस्ट है कि ये हुकूमत जो है ये उन पैसों से अपने अपार्टमेंट या महल नहीं खरीदेगी, वो पैसे यहाँ आएंगे। इसीलिए अब लोगों ने ट्रस्ट करके इस हुकूमत ने हुंडी हवाला के बजाय बैंकों के जरिए पैसा भेजना शुरू किया है। तो ये सारी चीजें होती हैं कि जब ट्रस्ट डेवलप होता है, कि जब आपका जो प्राइम मिनिस्टर है या जो आपका लीडर है वो ईमानदार होता है, तो लोगों को फिर उसके ऊपर ट्रस्ट आता है, फिर हर आहिस्ता आहिस्ता चीजें ठीक होती हैं। क्योंकि पिछली हुकूमतों में, चाहे वो पीपल्स पार्टी की थी, चाहे नून लीग की थी, इन लोगों ने जिस तरह से आवाम को बेवकूफ बनाया और जिस तरह से उनसे बातें करके उनको सब्जबाज दिखा के धोखे दिए, तो नेचुरली हमारे अवाम भी इस चीज के थे कि पता नहीं ये क्या होगा। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि लोगों का ट्रस्ट इस हुकूमत पे जो है वो डेवलप हो रहा है। ठीक है। दूसरी बात कि महंगाई, तो जब महंगाई, अगर आप 20 साल पहले की रोटी की कीमत बताएं तो फिर उस वक्त की मजदूरी भी तो बताएं ना, कि अगर रोटी 2 रुपए की थी तो मजदूरी भी 200 रुपए की थी। तो ये चीजें करना कि जी आज ही रोटी 2 की थी, रोटी 4 की थी, महंगाई तो सारी दुनिया में वक्त के साथ साथ महंगाई भी बढ़ती है और लोगों की आमदनी भी बढ़ती है, तो ये चीजें भी चलती हैं। लेकिन मैं यही कहूंगी मेरे भाई से कि भाई आप जो कुछ छोड़ के गए थे और जिस मुसीबत से हम उसमें निकले हैं और जो हशर करके गए थे कि हमें 3 साल लग गए अपनी इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने में। ठीक है, क्या कहना चाहेंगे मिर्जा जावेद साहब? वो कह रहे हैं कि देखिए, मेरी बहन ने ये जो बात की है कि लोग, उस वक्त इमरान खान कहता था कि आपने हुंडी के जरिए पैसे भेजने हैं, आपने बैंकों के जरिए नहीं भेजने। आप कह रहे हैं कि लोगों को इत्मीनान है। मेरी बात सुने, ये कह रहे हैं कि लोगों को इत्मीनान है, ऐसी बात नहीं है। अगर इत्मीनान है तो इनके लोग अवाम में जाकर देखें कि अवाम क्या कह रही है, अवाम दिन रात कैसी दुआएं कर रही है इनके लिए। चलिए ठीक है, चलिए ये तो फिर सियासी बहस है और इससे कोई ऐसी इत्मीनान वाली बात नहीं है। वो कह रहे हैं कि ये नहीं छोड़ के गए थे। एक भी मुझे बता दें कि इन्होंने किसी मोटरवे का इफ्तिताह किया है, सवाए लंगर खानों की इन्होंने आज तक कोई मोटरवे, कोई ऑरेंज ट्रेन, कोई बिजली, देखो इन्होंने फिर मुल्क को अंधेरों में शुरू कर दिया है। लोड शेडिंग फिर इतनी ज्यादा शुरू हो गई है। ये बताएं, इन्होंने तो कुछ काम किया 3 सालों में? मियां नवाज शरीफ साहब ने अल्लाह के फजल से काम किए थे। अच्छा जी, चलिए ठीक है। मैं रिजवाना गजनफर साहिबा, ठीक है, ये एक सियासी बहस फिर शुरू हो जाएगी जो लड़ाई में भी तब्दील हो सकती है। आप मुझे ये बताइए कि आप, बेशक आप PTI की वर्कर हैं, PTI की रहनुमा हैं, और जाहिर है आपने सपोर्ट तो करना ही है, लेकिन जाहिर है जो आपने बजट पेश किया है अभी इसको पूरा करना तो आप लोगों के लिए, आपके रास्ते में भी मुश्किलात आएंगी, तो किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है? ये जो अहदाफ आप लोगों ने अपने लिए मुकर्रर किए हैं इसके लिए। देखिए जी, जब हमारी इकोनॉमी का बहुत बुरा असर था, उसके बावजूद हमने 5000
का जो हदफ मुकर्रर किया था उसको हमने अचीव किया है। जब इंसान की नीयत साफ हो और उसको ईमानदारी से काम किए जाए तो कोई भी काम मुश्किल नहीं होता। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगी। और रही बात ऑपोजिशन की या इन लोगों की, तो नेचुरल सी बात है कि जाहिर है जो ये बजट आया है और जिस तरह से ये लेकिन ये भी असल में समझ देखिए रहे ना, हैं- ये देखिए वो तो बात आपकी दुरुस्त है कि जाहिर है अल्लाह ताला की मदद तो होती है अगर नीयत साफ हो, लेकिन हमने क्योंकि देखना है कि ग्राउंड रियलिटीज क्या है, जो आपके ये जो लोग होते हैं, मार्केट फोर्सेस होती हैं, ये इतना बाद में तंग करती हैं कि आप जो भी बजट बनाते हैं बिल्कुल ऑपोजिट उसके चीजें हो रही होती हैं। पिछले बार में भी हमने देखा कि ऑन पेपर, जैसे मैंने पहले भी दोहराया, कि बहुत अच्छे बजट होते थे, लेकिन फिर इतनी ज्यादा मुश्किलात आती हैं, मार्केट में जो लोग बैठे होते हैं, फिर जो माफियाज बैठे होते हैं, वो इतना रास्ता रोकते हैं, और जो गरीब आदमी तक जो फायदा पहुंचना होता है वो सारा सेठ, अरबपति और नवाब ले जाते हैं। तो इन चीजों को कैसे आप करेंगे? और फिर जिस तरह टैक्स का आपने कह दिया कि हम कलेक्शन बढ़ाएंगे, एफबीआर को आपने ठीक करने का अभी तक कोई प्लान नहीं बताया, वो लोगों को जाके ब्लैकमेल करते हैं, तो इसका क्या करेंगे आप लोग? देखें सबिया, बात यह है कि अगर हमने पिछली दफा भी जो हदफ मुकर्रर किया था तो मजाक उड़ा था कि कैसे होगा, आखिर हमने किया, ठीक है। और रही बात कि जो आगे हमने किया है, तो अब आप देखें कि अब जिस तरह हमने वो खत्म किए हैं कि जो ऑफिसर्स जाते थे उस सिस्टम को हमने खत्म कर दिया है, क्योंकि उसमें ये होता था कि जिसने टैक्स देना है वो अगर उसका 50 लाख का टैक्स है तो वो 3 लाख की रिश्वत दे के तो मुकमुका कर लेता था। तो इस चीज को खत्म किया और इसके पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे। और रही बात के मुकाबला, जाहिर सी बात है कि जब लोगों को आदत पड़ जाती है ना खाने की, तो जब उनके मुंह को लगा होता है, जब उनसे छीना जाता है तो उनको तकलीफ तो बहुत होती है। तो आप माफिया ले लिया है जंगीर तरीन ने। अच्छा, कोई बात नहीं भाई, इस वक्त आप जो भी बोले, मुझे पता है कि आप लोगों के क्या कितनी परेशानी है, आप लोगों के क्या हालात है, इसलिए मैं बिल्कुल माइंड नहीं करूंगी। अच्छा, तो मैं ये कह रही थी कि वो हमें मुश्किलें आएंगी, बिल्कुल आएंगी। हमें बहुत सारे माफियाज को रेजिस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जो पहली हुकूमतें थी उनको तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, वो तो खुद इनके साथ मिली होती थी। तो बहैसियत मैं कहती हूँ कि हमारे हुक्मरानों ने 43-40 सालों में हमारे अवाम को भी इतना करप्ट कर दिया है कि अभी हमें जाहिर है टाइम लगेगा, और ये इसी का नाम तब्दीली है कि इसमें टाइम लगेगा, और हमें बड़ी हिम्मत से जो है इस माफिया से भी मुकाबला करना होगा, और इंशाल्लाह हम अपना हदफ जरूर पूरा करेंगे। ठीक है, ठीक है। बस मेरा ये जो बजट है इसके हवाले से मेरा आप दोनों से ही आखिरी सवाल होगा। पहले मियां जावेद साहब आपकी जानिब आना चाहूंगी। ये जो बजट तो अब आ गया है, आप लोगों ने कहा कि बजट हम मिलके ऑपोजिशन जो है इसको मंजूर नहीं होने देंगे, तो अब आप बताइए कि ऑपोजिशन की क्या स्ट्रैटेजी होगी, क्योंकि इकट्ठी तो कहीं भी नजर नहीं आ रही, किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप लोग इकट्ठे नहीं है। देखिए, हमारा काम है कोशिश करना जो अवाम को रिलीफ मिले। अगर ये हुकूमत अवाम को रिलीफ नहीं देना चाहती तो ये अवाम में जा नहीं सकते। मेरी बहन ने कहा है कि ये महंगाई होती है। मेरी बहन में महंगाई जो चीनी थी ना 70 सालों में 60 रुपए किलो थी, कि आपने 3 सालों में 120 रुपए किलो कर दी है। 70 सालों में जितना हमने सफर किया था मेरी बहन, 70 सालों में आपने 3 सालों में कर दी। आप घी की कीमत ला लें, आपको तो चलिए वो हमने माना। चलिए जावेद साहब 3 गुना बढ़ चुका है। ठीक है, हर दौरे हुकूमत में ऊपर नीचे हुई है। मेरी बहन इतनी नहीं आई 60 रुपए से 120 120 पे गई है। ये इतना जो आप कुकिंग ऑयल या किसी चीज की कीमत देखें, आप तो किचन चलाती हैं। और मेरी बात सुने ना, चीनी की जो मिलें हैं वो या सरकारी की है या आप वो NRO मिल गया ना। ठीक है जावेद साहब मेरी बात सुनिए, कीमतें तो फ्लक्चुएट करती रहती हैं, वो ठीक है, मैं आपसे ये सवाल नहीं करी। आप कह रहे हैं कि महंगाई बहुत है, गरीब आदमी पे बहुत प्रेशर है, मान लिया हमने। आप ये बताइए कि ऑपोजिशन क्या कर रही है गरीब आदमी को इस महंगाई से निजात दिलाने के लिए? कोशिश करेंगे, हम पूरी कोशिश करेंगे। हम ना इस बजट को तस्लीम करते हैं तो ना हम करेंगे। इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि ये जो अवाम दुश्मन बजट है हम इसे पास नहीं होने दें। अवाम दुश्मन जरा बताएं कैसे? रिजवाना साहिबा, अभी तो जो नजर आ रहा है वो तो लग रहा है कि आप लोगों के लिए कोई मुश्किल नहीं है, बजट आराम से मंजूर हो जाएगा, ऐसे ही? इंशाल्लाह हो जाएगा जी, इंशाल्लाह हो जाएगा। अब देखिए, ये तो इन्होंने तो करना ही है, इन्होंने तो करना ही है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। बजट के हवाले से बात होगी। आज एहसन इकबाल साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वो कह रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ये हुकूमत ने हम पे बुलडोज कर दिया है। ये जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है इसमें सीक्रेसी मेंटेन नहीं होगी, एक चिप लगा के इलेक्ट्रॉनिक मशीन के अंदर इलेक्शन चुराया जा सकता है, जो भी हुकूमत होगी इलेक्शन उसका हो जाएगा। तो आप लोग क्या कर रहे हैं इलेक्शन को शफाफ बनाने के लिए? हम लोग इलेक्शन को ही तो शफाफ
बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग लेके आ रहे हैं। लेकिन ये जो लेकिन आप- तहफ्फुज़ात हैं, ये भी तो आपको दूर तहफ्फुज़ात करने का मैं पड़ेंगे। जवाब दे रही हूँ सतिया, तहफ्फुज़ात का मैं जवाब दे रही हूँ। जी बताइए। तहफ्फुज़ात इसलिए है कि जो 85,000 इनका जाली वोट फ्लो करा है वो उसमें नहीं आ सकेगा, और नंबर 2 के ओवरसीज पाकिस्तानियों को भी वोट का हक बन जाएगा। वरना मुझे बताएं हम किस दुनिया में रह रहे हैं? आज दुनिया के हर मुल्क में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की जाती है, लेकिन मुझे नहीं समझ आता। देखिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग इनके लिए भी होगी और हमारे लिए भी होगी, तो इनको क्यों कंसर्न है? इनको इसीलिए कंसर्न है ना कि वो जो जाली वोट के जरिए ये इलेक्शन जीतते थे वो इनका रह जाएगा। नहीं रिजवाना तो साहिबा, वो ये कहते हैं, वरना ठीक है, बताइए, आप कह रही हैं कि किसी वो को हमारे जी आप कह रही हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स हमारे लिए भी उनके लिए भी, लेकिन उनका सवाल जो है वो ये कहते हैं कि आप एक चिप लगा के इलेक्शन को किसी का भी बना सकते हैं, तो जो हुकूमत में होगा एडवांटेज उसको ज्यादा मिलता है। तो वो कहते हैं कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी कि इलेक्शन को शफाफ बनाना है। कैसे कैमरे लग गए थे? आपने देखा नहीं है सनद में कैसे कैमरे लग गए थे? देखिए अगर हमारी हुकूमत नहीं होगी, इनकी हुकूमत होगी तो फिर इनको भी एडवांटेज मिल जाएगा। पहली बात ये कि ऐसा होता नहीं है, ठीक है। सारी दुनिया के ममालिक में हम जो है वो ये सारी चीजें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग इसका सिस्टम चलता है, और हमारे यहाँ ये होता है कि हर इलेक्शन, अभी इलेक्शन खत्म नहीं, कभी समझने के हुआ नहीं कि जी जो हारा वो रोना शुरू के जी जाली वो क्या कहते हैं कि जी हमें हरा दिया गया, हम तो जीत रहे थे। तो इस चीज को खत्म, ये तो बड़ा खुश कदम है। मेरा ख्याल है अपोजिशन को इससे हमारा साथ देना चाहिए, क्योंकि हम इलेक्शन में अगर हम चाहते हैं कि बेहतरी हो, उसमें अच्छी तरमीम की जाए, तो वो इनके लिए भी फायदेमंद है, हमारे लिए भी फायदेमंद है। लेकिन अगर नियत में यही है कि जी जाली वोट हमारा अब नहीं पड़ पाएगा या इस तरह की सोचे हैं, तो फिर जाहिर से बात है फिर तो वो अपोज करेंगे। अब आपको याद होगा कि इन्होंने नादरा के चेयरमैन को अपने दौर में निकाल दिया था, और क्यों निकाला था? इसलिए कि जब उसने ये कहा था कि जी हम वोटर्स की जो है वो शिनाख्त करते हैं और उसके वो करते हैं कि जो जाली वोट के लिए हमने शोर मचाया था, तो इन्होंने नादरा के चेयरमैन को निकाल दिया था। तो ये बात से अगले की नियत का पता चलता है। हमारी नियत साफ है, हम तो कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग बिल्कुल। चलिए इसके ऊपर जवाब भी आने दें। ठीक है, मिर्जा जावेद साहब जरा बताइए, वो कहते हैं हमारी नियत तो साफ है, हम कहते हैं इलेक्शन शफाफ हो जाए। अगर इनकी नीति साहब है, आपने देखा है 11 इलेक्शन थे तो 10 ये तरीके इंसाफ वाले हारे हैं, और ये खुद ही कह रहे थे हम तो हुकूमत में नहीं थे, हमने कैसे जाली वोट डाले हैं। ये खुद ही शोर मचा रहे थे। आज कह रही है कि ये शोर मचाते हैं, हमने तो शोर मचाया। आपने ये ज़िमनी इलेक्शन में देखा है, ज़िमनी इलेक्शन में तो इन्होंने शोर मचाया, तो हमने तो जाली वोट नहीं डाले। हमारे हमने एक्सेप्ट किया है। आपको अवाम ने आपकी कारकर्दगी का अवाम ने आपको ये ज़िमनी इलेक्शन में जवाब दे दिया कि अभी अगर इंसान में हिम्मत है, इमरान खान में अगर हिम्मत है तो आप आए, आप आजादी इलेक्शन कराएं, आप आजादी इलेक्शन कराएं। ये हमारी देखे, हमारी नियत देखे, वरना होता ये है कि जिसकी हुकूमत होती है हमेशा ज़िमनी इलेक्शन वो जीतता है। हमने इस चीज को भी सब बताया कि नहीं, अगर ये आपने नहीं बताया, ये अवाम ने जवाब दिया है कि आपने 3 साल में जो इमरान खान न्याजी साहब ने कंटेनर पर लोगों को सबक बाग दिखाए थे, आज अवाम को इल्म हो चुका है कि ये सिर्फ झूठ बोलते हैं। ये आप ऐसे करें, आप लोग ऐसे करें, हमने ये नहीं किया, तो जहाँ तकरीरें करने के लिए इमरान खान न्याजी साहब को रख लें। तकरीरें वो बहुत अच्छी करता है, लेकिन मुल्क चलाने के लिए कोई वजीर आजम और तलाश कर लें। तकरीरें इमरान खान न्याजी साहब से करवा लिए करें, और मुल्क चलाने के लिए ना मिर्जा जावेद साहब बस मुझे हमारा सर ऊंचा है दुनिया में, उस लीडर की वजह से हमारा सर ऊंचा है। आज हमें 25 वजीर आजम से निजात आपने कश्मीर बेच दिया, आपने क्या किया? कश्मीरी आज कश्मीरी रो रहे हैं, आपने कश्मीर बेच दिया, आपने कौन सा मुल्क बेच दिया? मिर्जा जावेद साहब प्रोग्राम का वक्त कम है, मुझे आपसे जवाब चाहिए। नहीं दूंगा। क्या किया? जंजीर करीम को एनआरओ दे दिया। मैं आपको बताऊं कि इमरान खान ने कितने लोगों को एनआरओ दिया। मिर्जा जावेद साहब मेरी बात सुनिए। रिजवाना साहिबा 1 मिनट, मैंने प्रोग्राम खत्म करना है, आप पहले मेरी बात का जवाब दे दें। मिर्जा जावेद साहब मुझे पहले इस बात का जवाब दे दें कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है इसके ऊपर आपके क्या तहफ्फुज़ात है? अगर कोई ऐसा झूठ बोले तो आवाम से क्या जवाब लेंगे?
मेरे पास हर चीज का जवाब है। ठीक है मिर्जा जावेद साहब, मुझे बस आपका जवाब चाहिए कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के ऊपर आपके क्या तहफ्फुज़ात हैं? अगर आ जाती हैं तो इलेक्शन शफाफ हो जाएगा या आपको लड़ने का मौका नहीं मिलेगा आपस में? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं। अभी तो आप देखें ना, अभी तो हम शिनाख्ती कार्ड बनाने में कामयाब नहीं हो सके। अभी आप देखें, अभी नादरा में ऐसी बेशुमार लाइनें लगी हुई हैं, डे फार्म नहीं मिलता है, तो ये कैसे ये अभी इतनी जल्दी में ये कर लेंगे? अब पाकिस्तान को इलेक्ट्रॉनिक होने में कम से कम टाइम लगेगा, अभी इतनी जल्दी नहीं तो हो सकता। आप अभी सपोर्ट लोड करें शेडिंग ना, खत्म करें, तो आप सबसे सपोर्ट पहले करें। मुल्क की लोड शेडिंग खत्म करें, कोई डैम बनाए। आपको आपकी हुकूमत तीन डैम बन रहे हैं आपके तीन डैम बन रहे हैं। जब बनेंगे ना फिर देखेंगे। नहीं तो आप आपने सपोर्ट करें ना। डैमों के भी पैसे लिए हैं आप, तो जिसने डैमों के भी पैसे लिए हैं वो भी नजर आ रहे हैं। जावेद साहब आप कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आने में तो वक्त लग जाएगा, तो आप सपोर्ट करें ना ताकि जल्दी जल्दी आ जाए, इलेक्शन शफाफ हो जाए। नहीं, ऐसे हो नहीं सकता इनसे नाम, ये इनसे तो कुछ उम्मीद हो नहीं सकती। इनसे लंगर खाने आप खुलवा सकते हैं, इनसे आपने किसी हॉस्पिटल की बात कर ले, किसी की ये बता दें कि इन्होंने इस बात को किया है। आज लोग हॉस्पिटलों में रो रहे हैं, दवाई की कीमतें इतनी ज्यादा बढ़ चुकी हैं, लोग खुदकशियों पर मजबूर हो चुके हैं। तो ये सिर्फ बातें कर सकते हैं, इनके जो लोग रखे हैं टीवी पर आकर सब अच्छे की आवाज दे सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। अब आवाम को इल्म हो चुका है कि ये स्वयं सबजबा के झूठ बोलने के इन्हें काम करना नहीं आता और ना ये काम कर सकते हैं। ठीक है, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, आखिर में कुछ कहना चाहेंगे रिजवाना साहिबा? मैं यही कहना चाहूंगी कि ये जिस तरह से ये मतलब इनकी जो हालत है वो मैं समझ सकती हूँ। ये वोट से नहीं है, वो किसी और तरीके से आना चाहते हैं। मेरी बहन वज़ीर आज़म लंगर खानों का इफ्तिताह नहीं करता, वो इंडस्ट्री का इफ्तिताह करता है, मोटरवे का इफ्तिताह करता है। जो आपने ये इस वज़ीर आज़म से लंगर खानों का कर दिया, आपने तो लोगों को बकारी बना दिया। आप इस बजट की बात करते हैं। ठीक है नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त हो गया है। रिजवाना गज़नफर साहिबा सीनियर रहनुमा पीटीआई और मिर्जा जावेद मेंबर सूबाई असेंबली रहनुमा मुस्लिम लीग नून आज हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे। जाहिर है सियासी लोग हैं, आपस में बहस तो इनके जारी ही रहती है, लेकिन बजट आ गया है। आने वाले दिनों में हमने देखना है कि ये बजट कितनी हमारे लिए समरात लेके आता है। तो प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, हमें इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियल टॉक। मैं हूं आपके सामने सबिहा बुखारी। नाज़रीन, माली साल 2021-22 का बजट तो कल पेश कर दिया गया, इसके हवाले से बहुत बात भी हो रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी हो रही हैं, मगर अभी भी बहुत से सवालात ऐसे हैं जिनके जवाब अभी आने बाकी हैं। नाज़रीन, अपोजिशन तो इस बजट को एक विश लिस्ट करार दे रही है। ये बजट कितना रियलिस्टिक है, कितना आवाम दोस्त है, आज बात होगी प्रोग्राम में इस हवाले से। एहसन इकबाल साहब ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहते हैं कि बजट से पहले एक दिन पहले कौमी असम्बली में 2 कवानीन इलेक्शन के हवाले से पास करवाए गए, पेश किए गए, और वो कहते हैं कि यहाँ पे बुलडोज किए गए हैं इलेक्शन कवानीन। कहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स आप लेके आ रहे हैं, ये इलेक्शन चुराने का एक नया तरीका है। तो इलेक्शन को हम कैसे शफाफ बना सकते हैं, इसके हवाले से भी बात होगी आज के प्रोग्राम में। इससे पहले कि मैं मेहमानों का आपसे तारुफ करवाऊँ, बजट जो कल पेश किया गया है, ज़ाहिर है टेक्निकल सारी चीज़ें होती हैं, सब चीज़ें आम लोगों की समझ में नहीं आ पाती, तो आसान चीज़ें हमने निकाली हैं जो सबकी समझ में आ जाए कि कितने पैसे किस सेक्टर के लिए मुख्तस किए गए हैं। तो पहले आपको ये बताते हैं कि बजट में कल क्या कहा गया। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन की जानिब से 8,487 अरब रुपए का वफाकी बजट कल पेश किया गया। अगले माली साल के लिए मौशी तरक्की का हदफ 4.8% रखा गया। वफाकी सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 10% इजाफा और कम से कम तनख्वाह 20,000 रुपये माहाना मुकर्रर की गई है। बजट तकरीर में वज़ीर ख़जाना ने कहा कि तनख्वाहदार तबके पर कोई नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा।
और भी आपको बताते हैं कि वफाकी बजट में कोविड इमरजेंसी रिलीफ फंड के लिए 100 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। वफाकी हुकूमत ने आइंदा माली साल 2021-22 के बजट में मकामी तौर पर तैयार होने वाली गाड़ियों पर सेल्स टैक्स में कमी का भी ऐलान किया है। हुकूमत ने तरक्याती बजट को 630 अरब रुपए से बढ़ाकर 900 अरब रुपए कर दिया है, यानी तरक्याती बजट में तकरीबन 40% का इजाफा किया गया। खुदनी तेल, घी और फौलाद पर फीडर एक्साइड ड्यूटी खत्म की जा रही है। इसके अलावा आम, कीनू और सेब समेत फलों के जूस सस्ते होंगे। वफाकी वजीर खजाना शौकत तरीन ने आम, किन्नू और सेब समेत फलों के जूस पर फेडरल एक्साइड ड्यूटी खत्म करने का भी ऐलान किया है इस बजट के अंदर। और मुल्क के 40 लाख गरीब खानदानों तक सस्ते कर्जे इस दफा पहुंचाए जाएंगे। अखुवत और एहसास प्रोग्राम के जरिए गरीबों को 3 लाख रुपए तक के कर्जे दिए जाएंगे। 5 लाख रुपए का बगैर सूद कर्ज 3 साल के लिए दिया जाएगा। वफाकी हुकूमत ने 50,000 रुपए से जायद रकम निकलवाने पर आयद विद होल्डिंग टैक्स खत्म करने का भी ऐलान कर दिया है। बैंक ट्रांजैक्शन, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ट्रांजैक्शन, एयर ट्रैवल सर्विसेज, डेबिट और क्रेडिट कार्ड के जरिए बैनुल-अक़वामी ट्रांजैक्शंस पर विद होल्डिंग टैक्स खत्म करने का फैसला किया गया है। वफाकी बजट में हायर एजुकेशन के लिए 66 अरब से जायद रकम मुख्तस करने की तजवीज़ दी गई है, जिसमें से 42 अरब 45 करोड़ रुपए तरक्याती प्रोग्राम की मद में रखे गए हैं। मुल्की दिफाई बजट 74 अरब से जायद इजाफे के बाद 1373 अरब रुपए तक जा पहुंचा है। जी, ये तो थे कल जो बजट पेश किया गया उसके चंद चीदा नकात के क्या हमारे लिए रखा गया इस बजट में और क्या नहीं। आज के प्रोग्राम में मेहमान जो हमारे साथ होंगे उनका आपसे तारुफ करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद होंगी सीनियर रहनुमा PTI की रिजवाना गजनफर साहिबा, सेक्रेटरी इत्तलात वुमेन विंग सेंट्रल पंजाब भी हैं, और थोड़ी देर में मियाँ जावेद मेंबर सूबाई असम्बली हैं रहनुमा मुस्लिम लीग नून के, वो भी हमें ज्वाइन करेंगे। रिजवाना गजनफर साहिबा, आपकी जानिब आना चाहूँगी कि ऑपोजिशन तो कहती है कि ये हुकूमत की विश लिस्ट है, जो भी आपने अहदाफ मुकर्रर किए हैं, चाहे वो टैक्स के हवाले से हों, चाहे वो किसी भी चीज़ के हवाले से, वो कहते हैं कि ग्राउंड रियलिटीज़ तो उससे मैच नहीं करती, ये तो अचीवेबल ही नहीं है। देखिए, जब हमने 5,000 का हदफ मुकर्रर किया था ना टैक्स का, तो ये तब भी वही कह रहे थे। बात वही है कि इन लोगों ने आज तक जिस तरह से काम किया है, तो इनको जाहिर है इनका फोकस पाकिस्तान से ज्यादा अपनी जात के ऊपर रहा है, अपनी प्रॉपर्टीज बनाने पे रहा है। लेकिन तो इसलिए इनको लगता है कि हाँ जी कैसे पूरा करेंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने दिखा दिया कि हमने वो जो पिछला हदफ था जिससे बड़ा मजाक उड़ा था कि जी कैसे होगा, वो भी हमने पूरा किया। और पाकिस्तान की तारीख में वैसे तो हम हमेशा सुनते हैं कि अवाम दोस्त बजट, लेकिन अगर मैं कहूँ कि ये इस दफा 2021 का जो बजट है वो वाकई अवाम दोस्त बजट है, तो मेरा ख्याल है कि इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। देखिए, इसमें पहली बात कि कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया, तनख्वाहों में इजाफा भी हुआ है, पेंशन में इजाफा भी हुआ है। उसके अलावा आप ये देखें कि जो वफाकी टैक्सेस थे उनको भी खत्म किया गया है। बहुत सारे टैक्स के ऊपर छूट दी गई है। मतलब मिसाल के तौर पे जैसे आप बैंक से 50,000 रुपए निकालता था जो भी शख्स, तो उस पे उसको टैक्स अदा करना पड़ता था, जिसको कि खत्म कर दिया गया है। यानी उन टैक्सेस की शरह में कमी की गई है और खत्म की गई जिसका इस्तेमाल आम आदमी ज्यादा से ज्यादा करता है। अब जैसे आप देखें कि जो हमारी आबादी है, वो ये जो होता है फोन कार्ड होता है, इसके ऊपर टैक्स कम किया गया। नेट के ऊपर जो इंटरनेट की सहूलत है, जाहिर है हमारे मेरा ख्याल है करोड़ों के तादाद में हमारे नौजवान और लोग जो है वो मोबाइल फोन पे इस्तेमाल करते हैं, और उसके अलावा नेट के जरिए सोशल मीडिया, तो उसके ऊपर टैक्स नहीं लगाया गया जिससे आम आदमी को फायदा होगा। उसके अलावा जैसे है कि आप देखेंगे कारखानेदार और दुकानदारों के लिए भी आसानियां पैदा की गई हैं। उसके अलावा मिडिल क्लास और गरीब आदमी का जैसे 800 सीसी की गाड़ियों के ऊपर ड्यूटी कम कर दी गई है। वो सब ठीक है रिजवाना गजनफर साहिबा, वो सब कुछ ठीक है, लेकिन असल में ये कहा जा रहा है कि ऑन पेपर तो सब कुछ बहुत अच्छा है, और ऐसा ही मुस्लिम लीग नून के दौर में भी होता था कि ऑन पेपर तो सब कुछ बहुत अच्छा दिखाया जाता था, और इस बजट को तो वैसे भी आपका इलेक्शन बजट करार दिया जा रहा है। लेकिन जो ग्राउंड रियलिटीज है वो कहते हैं कि महंगाई भी पहले से ज्यादा बढ़ी है, बेरोजगारी में भी इजाफा हुआ है, इसके बावजूद भी आप इतना सब अच्छा है का आप बजट पेश कर रहे हैं, ये कैसे मुमकिन है? देखिए, बात ये है कि आप मुझे ये बताएं कि ऑपोजिशन का तो काम ही यही होता है ना। उन्होंने कभी ऑपोजिशन जो है वो उसने हुकूमती इक़दाम को जो है वो कभी सराहा नहीं है। और हमारे यहाँ तो अब ये हाल हो गया है कि अब ऑपोजिशन जो है वो कहते हैं ना तनकीद बराए तनकीद, हर वो अच्छा काम जिस पे तनकीद की, हर वो अच्छा काम जो हम करेंगे वो
गलत हो गया। एप्रिसिएशन वाली बात को समझने के है ही नहीं। आप मैं आपको ये बताती हूँ कि आप देखें कि सात दौर की पॉलिसीज ने पाकिस्तान की मिशन को जितना डैमेज किया, हमें 3 साल लगे इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने में, और आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने रेमिटेंस जो है वो, जब हम हुकूमत में आए तो पहली बात तो हमें 19 अरब डॉलर का खसारा था, और जो हालात थे कि पाकिस्तान इस लहज पे था कि दिवालिया होने के करीब था। हमने रेमिटेंस 20,000 से 29,000 बिलियन डॉलर पे लेके आए। ग्रोथ रेट हमारा कोविड के बावजूद 4% से 4.5% रेट पे नेक्स्ट इंशाल्लाह हो रहा है। हमें करंट अकाउंट, आपने हमेशा, यानी मैंने शुरू से एक लफ्ज सुना था करंट अकाउंट डेफिसिट, ऐसे लगता था कि करंट अकाउंट के साथ डेफिसिट हमेशा आता था। आज पहली दफा ये लफ्ज सुनने को मिल रहा है कि करंट अकाउंट सरप्लस। अल्हम्दुलिल्लाह के 770 मिलियन डॉलर जो है वो हमारा करंट अकाउंट सरप्लस रहा है। हमारा जीडीपी का साइज इंक्रीज हुआ है, और ये कि आप देखिए हमारी एक्सपोर्ट इंक्रीज हुई है। उसके अलावा हमने ऐसे जो है जो लोग हैं, अगर आज आप बात करते हैं, पहले हमेशा बड़े सरमायादारों को बहुत फैसिलिटेट किया जाता था। इस दफा जो टैक्स है, इस दफा जो बजट है, उसमें बड़े सरमायादारों के साथ छोटे सरमायादारों को भी बराबर फायदा मिलता है। ठीक है। कोविड की वजह से आप देखें कि दुनिया के मुल्क अमेरिका, इंडिया, बांग्लादेश, इनकी जो है वो कहाँ पहुंची, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि उसके बावजूद हमारी ग्रोथ 4% तक रही है। ठीक है, आप कह रही हैं कि हमारी ग्रोथ 4% तक बढ़ी है। ठीक है, इसके हवाले से भी बात कर लेते हैं। मियां जावेद साहब भी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। मियां जावेद साहब, ये जो हुकूमत कहती है कि मईशत की पैदावार में इजाफा हुआ है, और लेकिन माहिरीन ये कहते हैं कि ये जो इजाफा हमें दिखाया जा रहा है ना आदादोशुमार में, ये गलत इजाफा है। और बैनुल अक़वामी इदारे, हत्ता कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की भी जो रिपोर्ट आई उसमें भी लगभग 2.9% जो है हमें इजाफा दिखाया जा रहा है, जबकि हुकूमत इसको ज्यादा बता रही है। तो क्या कहेंगे इस हवाले से? मियां जावेद साहब, आवाज आ रही है आपको? जी मियां जावेद साहब, मैं आपके लिए अपना सवाल दोबारा से दोहरा देती हूँ कि हुकूमत कहती है कि ग्रोथ रेट बढ़ा है, मईशत की पैदावार में भी इजाफा हुआ है, लेकिन आदादोशुमार जो बिलखुसूस ये जो कहा जा रहा है कि 3.9% शरह है, ये बैनुल अक़वामी इदारे और स्टेट बैंक की भी जो रिपोर्ट आई है वो कहती है कि नहीं, ये 2.9% है। ये गलत बताया जा रहा है। हाँ, तो बिल्कुल जैसे स्टेट बैंक की ये रिपोर्ट आई है, देखो जो बजट में देखिए उन्होंने क्या है, कहते हैं ये आपने देखा है कि अगर मैंने एक मजदूर की 20,000 रुपया तनख्वाह की है, तो 20,000 में तो अगर कोई मुझे गुजारा करके दिखाए, अपने घर का तो बजट बनाकर दिखाए कि जिसके 2 बच्चे हैं या 4 बच्चे हैं, बच्चों की फीस कैसे देगा, मकान का किराया कैसे देगा। आप 20,000 में देखें जो महंगाई का इन्होंने किया है, और तनख्वाह बढ़ा रहे हैं, और एक सरकारी मुलाजिम की 10% तनख्वाह बढ़ा रहे हैं, जो पिछले साल में बढ़ाई। सरकारी मुलाजिम की 20 से 25% तनख्वाह बढ़ानी चाहिए थी। तो ये कहते हैं ये गरीब के लिए हम ये कर रहे हैं, ये गरीब नवाज वगैरह कैसे हम तो ना जमाते और ना बहुत मत आने बात हो रही थी एक तरीके से। ठीक है मियां जावेद साहब, ये हमें आवाज उतनी सही तरीके से नहीं आ पा रही है। मैं भी सुन नहीं पा रही हूँ, क्या कह रही समझ नहीं आ रहा। ठीक है, हम माइक कर लेते हैं। उतनी देर में आपकी तरफ आती हूँ, तब तक हम उनसे भी दोबारा से राबता कर लेते हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि अभी ये कहा जा रहा है कि जैसे अब मैंने मियां जावेद साहब से यही सवाल किया कि स्टेट बैंक ऑफ की भी जो रिपोर्ट आई है और माहिरीन की भी ये राय है कि जितना पैदावार हमें बताई जा रही है, ग्रोथ रेट जितना बताया जा रहा है, वो सिर्फ बजट की हद तक हमें बताया जा रहा है, वो हमें मिसलीड किया जा रहा है। असल में इतना ज्यादा नहीं है। वो तो कहते हैं कि ये 2.9% है और शायद इससे भी कम है। नहीं, बिल्कुल गलत। मुझे नहीं पता आपको किसने मिसगाइड किया है, क्योंकि स्टेट बैंक ने बिल्कुल ऐसे कुछ नहीं कहा, और वर्ल्ड बैंक की भी यही रिपोर्ट है कि 4.5 को टच करेगा। उसके अलावा अब तो अपोजिशन भी मान रही है। मुझे नहीं पता किसने आपको गलत ये इंफॉर्मेशन दी है। पहली बात तो स्टेट बैंक ऐसी कोई बात नहीं। ठीक है। अच्छा, ये भी बता दें रिजवाना गजनफर साहिबा के रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री पर आप लोगों ने ज्यादा जोर दिया है कि
अगर आप लोग उनमें तरक्की होगी तो बाकी 40 इंडस्ट्रीज में भी आप कहते हैं कि इनकलाब इसकी सूरत में लाया जा सकता है, लेकिन ये 2 इंडस्ट्रीज कैसे 40 इंडस्ट्रीज को कैसे करेंगी, ये किस तरह से, जरा कुछ बताएं हमें। जी बिल्कुल सबिया, हमने जब ये बात की कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री हमारा फोकस है और आपको पता है कि इसके ऊपर 300 अरब की सब्सिडी भी दी गई थी, जो कि अब बढ़ा के उसके फिगर्स भी बढ़ गए हैं, जिसमें ये कि जो भी मकान खरीदता है, अगर कोई 20 लाख का मकान खरीदता है तो 3 लाख जो है वो हुकूमत उसको सब्सिडी देती है और उसके बाद जो है वो उस पे 5 मरले के घर पे 5% और 10 मरले के घर पे 7% का उसका जो है वो टैक्स की शरह को कम किया गया है। अच्छा, अब आपने बात की कि देखें जब हमारी इंडस्ट्री कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री पे काम होता है तो उसमें आप देखें सीमेंट की इंडस्ट्री हो गई, ये जो आयरन हो गई, वुड, यानी उससे मुंसलिक अब एक घर जब बनता है तो उसमें पंखे भी लगते हैं, पेंट भी होता है, उसमें सरिया भी लगता है, उसमें सीमेंट, रेत, बजरी, हर तरह की लाइट, मतलब एक घर की जितनी भी चीजें होती हैं वो उससे रिलेटेड होती हैं। तो जितने ज्यादा घर बनेंगे उतनी ही ज्यादा इनकी भी जो है वो खरीदो फरोख्त होगी, तो वो इंडस्ट्री भी ऊपर होगी और जब घर बनेंगे तो जाहिर सी बात है कि रोजगार मिलेगा लोगों को। अब अगर इंडस्ट्री में बात करती हूँ कि अगर हम कहते हैं ना 50 लाख घर तो 1 करोड़ नौकरियां, तो बड़ा आसान है। तो बिल्कुल इसी तरह से जब हमारे कंस्ट्रक्शन शुरू होती है तो हमारे लोगों को रोजगार भी मिलता है ना, कि अगर तेजी से कंस्ट्रक्शन हो रही है, मकान बन रहे हैं, बहुत सारी चीजें। ठीक है, ये सब तो आप बता रहे हैं, लेकिन जब ये बजट तो आपका आ गया, लेकिन जाहिर है जो मार्केट में लोग बैठे हुए हैं उन्होंने भी तो अपना रंग दिखाना ही है बाद में। ऐसा तो पहले भी होता रहा है कि बहुत अच्छे अच्छे बजट आते रहे। खैर, इस हवाले से मजीद भी बात होगी और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के हवाले से भी बात होगी, लेकिन अभी प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक छोटा सा ब्रेक। हमारे साथ रहिए। यूनिफॉर्म हमेशा से अपने कस्टमर्स की हेल्थ और सेफ्टी को इंश्योर करता है, अपनी तमाम प्रोडक्ट्स पर सेफ्टी सील लगाकर, प्लास्टिक के बजाय कपड़े की पैकिंग मुताबिक करवाकर और अपनी तमाम प्रोडक्ट्स को हेल्थ एंड सेफ्टी के उसूलों के ऐन मुताबिक बनाकर, ताकि आप तक पहुंचे जरासीम से पाक क्वालिटी प्रोडक्ट्स। हमेशा यूनिफॉर्म मेक्स अ हेल्दी होम। ना ये एड आम है और ना इसमें इस निम्को का कोई काम है। पेश है कुरकुरे निम्को, हाई क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स, चटपटे हर्ब्स और स्पाइसेस, ताजे ऑयल में बना मल्टी लेयर हाइजीनिक पैकेजिंग जो रखे कुरकुरे निम्को को करार, खस्ता और बिल्कुल सेफ। क्या हुआ? सही नहीं बोला? बहुत अच्छा था। अब मैं खा लूं? अब निम्को नहीं, सिर्फ कुरकुरे निम्को। कुरकुरे का नया तूफानी मिर्च, मिर्ची का पंच विद कड़ाकेदार क्रंच। ताम फोम पर ज्यादा दबाव अपना असर छोड़ जाता है, लेकिन लचकदार और पायदार यूनिफॉर्म पर नहीं। यूनिफॉर्म हमेशा से अपने कस्टमर्स की हेल्थ और सेफ्टी को इंश्योर करता आया है, अपनी तमाम प्रोडक्ट्स पर सेफ्टी सील लगाकर, प्लास्टिक के बजाय कपड़े की पैकिंग मुतारिफ करवाकर और अपनी तमाम प्रोडक्ट्स को हेल्थ एंड सेफ्टी के उसूलों के ऐन मुताबिक बनाकर, ताकि आप तक पहुंचे जरासीम से पाक क्वालिटी प्रोडक्ट्स। हमेशा यूनिफॉर्म मेक्स अ हेल्दी होम। ना ये एड आम है और ना इसमें इस निम्को का कोई काम है। पेश है कुरकुरे निम्को, हाई क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स, चटपटे हर्ब्स और स्पाइसेस, ताजे ऑयल में बना मल्टी लेयर हाइजीनिक पैकेजिंग जो रखे कुरकुरे निम्को को करार, खस्ता और बिल्कुल सेफ। क्या हुआ? सही नहीं बोला? बहुत अच्छा था। अब मैं खा लूं? अब निम्को नहीं, सिर्फ कुरकुरे निम्को।
कुरकुरे का नया तूफानी मिर्च, मिर्ची का पंच विद कड़ाकेदार क्रंच। आम फोम पर ज्यादा वेलकम बैक नाज़रीन, मेरा जावेद में भी रहनुमा मुस्लिम लीग नून है और मेंबर सूबाई असम्बली हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन कर लिया है और रिजवाना गजनफर साहिबा हमारे साथ पहले से टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। मिर्जा जावेद साहब, आपकी तरफ आना चाहूंगी, ये बताइएगा कि पिछले 2 सालों की निस्बत ये जो इस साल बजट आया है हुकूमत की जानिब से, किस तरह देख रहे हैं आप लोग इसे? जी बिस्मिल्लाह हमारे नाम देखें, पहले जो 2 सालों का बजट आया था, आप ये भी कहें कि पिछले साल भी कोई सरकारी किसी मुलाजम की 1% भी तनख्वाह नहीं बढ़ाई गई थी। आज अगर इन्होंने 10% तनख्वाह बढ़ा दी है, आपने देखा है कि हर चीज में, आप चीनी में देख लें, घी में देख लें, किसी चीज और में देख लें, डबल से ट्रिपल कीमतें हो गई हैं। आप दवाइयों से देख लें कि आप शुगर की दवाई चेक कर लें, 500% बढ़ चुकी है। लेकिन ये अगर 10% सरकारी मुलाजम की तनख्वाह बढ़ा रहे हैं, ये बहुत बड़ी ज्यादती है। आम मजदूरों ने 20,000 तनख्वाह की है। मैं कहता हूँ कि 20,000 में बिल्कुल किसी के घर का किचन नहीं चल सकता। तो ये कोई अवाम को रिलीफ नहीं है। जो इमरान खान न्याजी साहब ने जितने कंटेनर पर वादे किए थे कि ये मैं ऐसे कर दूंगा, जिस वक्त बिजली का रेट 10 रुपए 8 रुपए फी यूनिट दिला दिए गए थे, आज उन्हें बजट पेश करने के लिए ये यकीन है कि अवाम को मैं क्या रिलीफ दे रहा हूँ, और 32 रुपए 28 रुपए फी यूनिट हो चुकी है। चले ये तो इसलिए चले जावेद साहब, ये तो रिलीफ की कोई बात नहीं है। आपने देखे कि इन्होंने 66 अरब रुपया रखा है जो तलीम में, तलीम का इतनी रकम कम कर देना ये मुनासिब है? ये हमारी, ये लोग क्या मजदूरी करेंगे? ये लेकिन वो तो कह रहे हैं कि आला तालीम के लिए इससे पहले कभी इतने पैसे ही नहीं रखे गए। नहीं, आप जरा ये नवाशी साहब के दौर की जरा चेक करें कि उसके इससे डबल पैसे हुआ करते थे। डबल पैसे हुआ करते थे, मगर खर्च कितने होते थे ये बताइए। ना क्यों नहीं खर्च होते थे? तलीम पे आप चेक करें, तलीम पे खर्च हुए। आज इन्होंने अच्छा चलिए जावेद साहब, चलिए ठीक है, आपकी बात मान लेते हैं, ठीक है, आप मेरी बात भी सुनिए, ठीक है, आप हमारी बात भी सुनिए ना। आप ठीक है, आपने सियासी जवाब तो देना ही देना है, वो आपका राइट है, आप देंगे। लेकिन आप ही की देखिए, आप ही की पार्टी के मिफ्ता इस्माइल साहब कहते हैं कि ऑन पेपर तो बहुत अच्छा बजट हुकूमत ने पेश कर दिया, फिर हुकूमत कहती है कि जब आपकी हुकूमत ही आप इतना ज्यादा खसारा छोड़ के चले गए थे, हमारी मजबूरी है, जो हमारे पास होगा उसी में से हमने पूरा करना है ना। देखिए, जो इनका बजट पेश कर रहे हैं, वजीरों कह रहे हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं कि 2018 के पहुंच जाए, कि 2018 जैसे हालात लाए, महंगाई को कंट्रोल करके 2018 कर ले। ये कैसे कर सकते हैं? ये तो खुद मसाले दे रहे हैं कि 18 में इतनी अच्छी थी। आज आपने स्टेट बैंक की भी रिपोर्ट आपने देखी है, बाकी भी देखा है। इन्होंने मुझे बता दें कि किस चीज पे किसी अवाम को रिलीफ दिया गया। अगर इन्होंने छोटी गाड़ियों पे टैक्स खत्म किया है, तो गरीब जो रक्शे पे जाते हैं उसे उन गाड़ियों के लिए क्या है? पेट्रोल की कीमत इतनी ज्यादा हो गई है। हम उन देखें जो लोग रक्शे पे जा रहे हैं, जो बसों वैगनों पे सफर कर रहे हैं, इस हुकूमत ने ये, इमरान खान न्याजी साहब कहते थे कि रेलवे का एक्सीडेंट हो गया है तो वजीर इस्तीफा दे दे। आज वजीर आजम का एक बयान भी नहीं आया। और जो लोग शहीद हुए हैं, किसी को ऐलान हुआ है कि 10 लाख रुपया फी का दिया गया है, बीमार को 3 लाख दिया गया, आज तक ऐसा नहीं हुआ, किसी को कोई पैसा नहीं मिला। ठीक है, चलिए, ये तो बात दूसरी तरफ जा रही है। रिजवाना गजनफर साहिबा, जिस तरह जावेद साहब भी कह रहे हैं कि अभी तक तो बस ठीक है, पेपर पे कह दिया, लेकिन हकीकत तो इससे बिल्कुल अलग है। इसके अलावा भी IMF से अभी तक आपके मुज़ाकरात चल रहे हैं जो कामयाब नहीं हो सके हैं, और आप कहते हैं कि हमने बिजली की कीमतों में इजाफा नहीं किया, महंगाई को टैक्स भी नहीं लगाए, लेकिन IMF अगर आपकी मुज़ाकरात मानने से या जो आप कह रहे हैं वो शराइत मानने से इनकार कर देता है, तो फिर क्या हालात होंगे? देखें, बात ये है कि जावेद साहब अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक बात कर रहे हैं, अपने तजुर्बे से, जो ये पिछले सालों में इनकी हुकूमत करते रही कि कागजों में लिख दिया और ये कर दिया, तो जाहिर है उन्होंने तो इतने सालों में यही सीखा है ना, इसलिए वो इस हिसाब से बात कर रहे हैं। अब रही बात ये कि जहां आप IMF की बात कर रही हैं, तो नो डाउट कि हमारे ऊपर प्रेशर था कि पेट्रोल की कीमत भी बढ़ाई जाए और बिजली की कीमत भी बढ़ाई जाए, लेकिन हमारी हुकूमत ने इस प्रेशर को जो है उसमें प्रेशर में नहीं आई, और ना ही बिजली की कीमत में इजाफा गया है और ना ही पेट्रोल की कीमत में इजाफा किया गया है। तो अब रही दूसरी, आपने क्या बात की थी?
दूसरा सवाल आपका क्या था? जी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि अगर IMF से आपके मुज़ाकरात नाकाम हो जाते हैं तो उस सूरत में फिर क्या होगा? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है कि IMF से मुज़ाकरात नाकाम हो। अब अभी जो भी बातें चल रही हैं वो सारी है, हमने हमारा, आप देखें कि हमने टैक्स रेट में कितना इजाफा किया है, और सबसे ज्यादा जो हमें फायदा हुआ है वो जो हमारे बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं, उन्होंने जितने रेमिटेंसेस भेजे हैं, और उसमें इंक्रीज क्यों आया है हमारी हुकूमत ने, आप बताएं ना कि 20 से 29 पे क्यों आए हैं? इसलिए कि वहाँ के लोगों को ये ट्रस्ट है कि ये हुकूमत जो है ये उन पैसों से अपने अपार्टमेंट या महल नहीं खरीदेगी, वो पैसे यहाँ आएंगे। इसीलिए अब लोगों ने ट्रस्ट करके इस हुकूमत ने हुंडी हवाला के बजाय बैंकों के जरिए पैसा भेजना शुरू किया है। तो ये सारी चीजें होती हैं कि जब ट्रस्ट डेवलप होता है, कि जब आपका जो प्राइम मिनिस्टर है या जो आपका लीडर है वो ईमानदार होता है, तो लोगों को फिर उसके ऊपर ट्रस्ट आता है, फिर हर आहिस्ता आहिस्ता चीजें ठीक होती हैं। क्योंकि पिछली हुकूमतों में, चाहे वो पीपल्स पार्टी की थी, चाहे नून लीग की थी, इन लोगों ने जिस तरह से अवाम को बेवकूफ बनाया और जिस तरह से उनसे बातें करके उनको सब्जबाज दिखा के धोखे दिए, तो नेचुरली हमारे अवाम भी इस चीज के थे कि पता नहीं ये क्या होगा। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि लोगों का ट्रस्ट इस हुकूमत पे जो है वो डेवलप हो रहा है। ठीक है। दूसरी बात कि महंगाई, तो जब महंगाई, अगर आप 20 साल पहले की रोटी की कीमत बताएं तो फिर उस वक्त की मजदूरी भी तो बताएं ना, कि अगर रोटी 2 रुपए की थी तो मजदूरी भी 200 रुपए की थी। तो ये चीजें करना कि जी आधी रोटी 2 की थी, रोटी 4 की थी, महंगाई तो सारी दुनिया में, बस के साथ साथ महंगाई भी बढ़ती है और लोगों की आमदनी भी बढ़ती है, तो ये चीजें भी चलती हैं। लेकिन मैं यही कहूंगी मेरे भाई से कि भाई, आप जो कुछ छोड़ के गए थे और जिस मुसीबत से हम उसमें निकले हैं और जो हशर करके गए थे, कि हमें 3 साल लग गए अपनी इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने में। ठीक है, क्या कहना चाहेंगे मिर्जा जावेद साहब? वो कह रहे हैं कि देखिए, मेरी बहन ने ये जो बात की है कि लोग, उस वक्त इमरान खान कहता था कि आपने हुंडी के जरिए पैसे भेजने, आपने बैंकों के जरिए नहीं भेजने। आज आप कह रहे हैं कि लोगों को इत्मीनान है। मेरी बात सुने, ये कह रहे हैं कि लोगों को इत्मीनान है, ऐसी बात नहीं है। अगर इत्मीनान है तो इनके लोग अवाम में जाकर देखें कि अवाम क्या कह रही है, अवाम दिन रात कैसी दुआएं कर रही है इनके लिए। चलिए ठीक है, चलिए ये तो फिर सियासी बहस है और इससे कोई ऐसी इत्मीनान वाली बात नहीं है। वो कह रहे हैं कि ये नहीं छोड़ के गए थे। एक भी मुझे बता दें कि इन्होंने किसी मोटरवे का इफ्तिताह किया है? सवाए लंगर खानों की इन्होंने आज तक कोई मोटरवे, कोई ऑरेंज ट्रेन, कोई बिजली, देखो इन्होंने फिर मुल्क को अंधेरों में घेरना शुरू कर दिया है। लोड शेडिंग फिर इतनी ज्यादा शुरू हो गई है। ये बताएं, इन्होंने तो कुछ काम किया 3 सालों में? मियां नवाज शरीफ साहब ने अल्लाह के फजल से काम किए थे। अच्छा जी, चलिए ठीक है। मैं रिजवाना गजनफर साहिबा, ठीक है, ये एक सियासी बहस फिर शुरू हो जाएगी जो लड़ाई में भी तब्दील हो सकती है। आप मुझे ये बताइए कि आप, बेशक आप पीटीआई की वर्कर हैं, पीटीआई की रहनुमा हैं, और जाहिर है आपने सपोर्ट तो करना ही है, लेकिन जाहिर है जो आपने बजट पेश किया है, अभी इसको पूरा करना तो आप लोगों के लिए, आपके रास्ते में भी मुश्किलात आएंगी। तो किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है, ये जो अहदाफ आप लोगों ने अपने लिए मुकर्रर किए हैं इसके लिए? देखिए जी, जब हमारी इकोनॉमी का बहुत बुरा असर था, उसके बावजूद हमने 5000 का जो हदफ मुकर्रर किया था उसको हमने अचीव किया है। जब इंसान की नीयत साफ हो और उसको ईमानदारी से काम किया जाए तो कोई भी काम मुश्किल नहीं होता। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगी। और रही बात अपोजिशन की या इन लोगों की, तो नेचुरल सी बात है कि जाहिर है जो ये बजट आया है और जिस तरह से ये, लेकिन असल में देखिए ना, ये देखिए वो तो बात आपकी दुरुस्त है कि जाहिर है अल्लाह ताला की मदद तो होती है अगर नीयत साफ हो, लेकिन हमने क्योंकि देखना है कि ग्राउंड रियलिटीज क्या है, जो आपके ये जो लोग होते हैं, मार्केट फोर्सेस होती हैं, ये इतना बाद में तंग करती हैं कि आप जो भी बजट बनाते हैं बिल्कुल ऑपोजिट उसके चीजें हो रही होती हैं। पिछले एतवार में भी हमने देखा कि ऑन पेपर, जैसे मैंने पहले भी दोहराया, कि बहुत अच्छे बजट होते थे, लेकिन फिर इतनी ज्यादा मुश्किलात आती हैं, मार्केट में जो लोग बैठे होते हैं, फिर जो माफियाज बैठे होते हैं, वो इतना रास्ता रोकते हैं, और जो गरीब आदमी तक जो फायदा पहुंचना होता है वो सारा सेठ, अरबपति और नवाब ले जाते हैं। तो इन चीजों को कैसे आप करेंगे? और फिर जिस तरह टैक्स का आपने कह दिया कि हम कलेक्शन बढ़ाएंगे, एफबीआर को आपने ठीक करने का अभी तक कोई प्लान नहीं बताया, वो लोगों को जाके ब्लैकमेल करते हैं, तो इसका क्या करेंगे आप लोग? देखें सदिया, बात यह है कि अगर हमने पिछली दफा भी जो हदफ मुकर्रर किया था तो मजाक उड़ा था कि कैसे होगा, आखिर हमने किया, ठीक है। और रही बात कि जो आगे हमने किया है, तो अब आप देखें कि अब जिस तरह हमने वो खत्म किए हैं कि जो ऑफिसर्स जाते थे, उस सिस्टम को हमने खत्म कर दिया है। क्योंकि उसमें ये होता था कि जिसने टैक्स देना है वो, अगर उसका 50 लाख का टैक्स है तो वो 3 लाख की रिश्वत
होता था। तो इस चीज को खत्म किया और इसके पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे। और रही बात के मुकाबला, जाहिर सी बात है कि जब लोगों को आदत पड़ जाती है ना खाने की, तो जब उनके मुंह को लगा होता है, जब उनसे छीना जाता है तो उनको तकलीफ तो बहुत जैसे होती है। जंगीर तो तरीन आप माफिया आदत है पई थी, देखो जंगीर तरीन एनआरओ ले लिया है जंगीर तरीन ने। अच्छा, कोई बात नहीं भाई, इस वक्त आप जो भी बोले, मुझे पता है कि आप लोगों की क्या कितनी परेशानी है, आप लोगों के क्या हालात है, इसलिए मैं बिल्कुल माइंड नहीं करूंगी। अच्छा, तो मैं ये कह रही थी कि वो हमें मुश्किलें आएंगी, बिल्कुल आएंगी। हमें बहुत सारे माफिया को रेजिस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जो पहली हुकूमतें थी उनको तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, वो तो खुद इनके साथ मिली होती थी। तो बहैसियत मैं कहती हूँ कि हमारे हुक्मरानों ने 45-40 सालों में हमारे अवाम को भी इतना करप्ट कर दिया है कि अभी हमें ज़ाहिर टाइम लगेगा, और ये इसी का नाम तब्दीली है कि इसमें टाइम लगेगा, और हमें बड़ी हिम्मत से जो है इस माफिया से भी मुकाबला करना होगा, और इंशाल्लाह हम अपना हदफ जरूर पूरा करेंगे। ठीक है। बस मेरा इस ये जो बजट है इसके हवाले से मेरा आप दोनों से ही आखिरी सवाल होगा। पहले मियां जावेद साहब आपकी जानिब आना चाहूंगी। ये जो बजट तो अब आ गया है, आप लोगों ने कहा कि बजट हम मिलके ऑपोजिशन जो है इसको मंजूर नहीं होने देंगे, तो अब आप बताइए कि ऑपोजिशन की क्या स्ट्रैटेजी होगी, क्योंकि इकट्ठी तो कहीं भी नजर नहीं आ रही, किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप लोग इकट्ठे नहीं है। देखिए, हमारा काम है कोशिश करना जो अवाम को रिलीफ मिले। अगर ये हुकूमत अवाम को रिलीफ नहीं देना चाहती तो ये अवाम में जा नहीं सकते। मेरी बहन ने कहा है कि ये महंगाई होती है। मेरी बहन है, महंगाई जो चीनी थी ना 70 सालों में 60 रुपए किलो थी, कि आपने 3 सालों में 120 रुपए किलो कर दी है। 70 सालों में जितना हमने सफर किया था, मेरी बहन है, 70 सालों में आपने 3 सालों में कर दिया। आप घी की कीमत डालें, आपको तो चलिए वो हमने माना। चलिए जावेद साहब 3 गुना बढ़ चुका है। ठीक है, हर दौरे हुकूमत में ऊपर नीचे हुई है। मेरी बहन इतनी नहीं आई, 60 रुपए से 120 रुपए नहीं हुई। 120 पे गई है। ये इतना जो आप कुकिंग ऑयल या किसी चीज की कीमत देखें, आप तो किचन चलाती हैं। और मेरी बात सुने ना, चीनी की जो मिलें हैं वो या सरकारी की है या आप वो एनआरओ मिल गया ना। ठीक है जावेद साहब मेरी बात सुनिए, कीमतें तो फ्लक्चुएट करती रहती हैं, वो ठीक है, मैं आपसे ये सवाल नहीं करी। आप कह रहे हैं कि महंगाई बहुत है, गरीब आदमी पे बहुत प्रेशर है, मान लिया हमने। आप ये बताइए कि ऑपोजिशन क्या कर रही है गरीब आदमी को इस महंगाई से निजात दिलाने के लिए? कोशिश करेंगे, हम पूरी कोशिश करेंगे। हम ना इस बजट को तस्लीम करते हैं तो ना हम करेंगे। इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि ये जो अवाम दुश्मन बजट है हम इसे पास नहीं होने दें। अवाम दुश्मन जरा बताएं कैसे? रिजवाना साहिबा, अभी तो जो नजर आ रहा है वो तो लग रहा है कि आप लोगों के लिए कोई मुश्किल नहीं है, बजट आराम से मंजूर हो जाएगा, ऐसे ही? इंशाल्लाह हो जाएगा जी, इंशाल्लाह हो जाएगा। अब देखिए, ये तो इन्होंने तो करना ही है, इन्होंने तो करना ही है। ठीक है, बजट के हवाले से बात होगी। आज एहसन इकबाल साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वो कह रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ये हुकूमत ने हम पे बुलडोज कर दिया है। ये जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है इसमें सीक्रेसी मेंटेन नहीं होगी, एक चिप लगा के इलेक्ट्रॉनिक मशीन के अंदर इलेक्शन चुराया जा सकता है, जो भी हुकूमत होगी इलेक्शन उसका हो जाएगा। तो आप लोग क्या कर रहे हैं इलेक्शन को शफाफ बनाने के लिए? हम लोग इलेक्शन को ही तो शफाफ बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग लेके आ रहे हैं। लेकिन ये जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ये भी तो आपको दूर करने पड़ेंगे। मैं जवाब दे रही हूँ सतिया, तहफ़्फ़ुज़ात का मैं जवाब दे रही हूँ। जी बताइए। तहफ़्फ़ुज़ात इसलिए है कि जो 85,000 इनका जाली वोट फ्लो करा है वो उसमें नहीं आ सकेगा, और नंबर 2 के ओवरसीज पाकिस्तानियों को भी वोट का हक बन जाएगा। वरना मुझे बताएं हम किस दुनिया में रह रहे हैं? आज दुनिया के हर मुल्क में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की जाती है, लेकिन मुझे नहीं समझ आता। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग इनके लिए भी होगी और हमारे लिए भी होगी, तो इनको क्यों कंसर्न है? इनको इसीलिए कंसर्न है ना कि वो जो जाली वोट के जरिए ये इलेक्शन जीतते थे वो इनका रह जाएगा। नहीं रिजवाना साहिबा, वो ये कहते हैं, ठीक है, आप कह रही हैं कि वो हमारे, जी आप कह रही हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन हमारे लिए भी उनके लिए भी, लेकिन उनका सवाल जो है वो ये कहते हैं कि आप एक चिप लगा के इलेक्शन को किसी का भी बना सकते हैं, तो जो हुकूमत में होगा एडवांटेज उसको ज्यादा मिलता है। तो वो कहते हैं कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी कि इलेक्शन को शफाफ बनाना है। कैसे कैमरे लग गए थे, आपने देखा नहीं है सेनेट में कैसे कैमरे लग गए थे? अगर हमारी हुकूमत नहीं होगी, इनकी हुकूमत होगी तो फिर इनको भी एडवांटेज मिल जाएगा।
पहली बात ये कि ऐसा होता नहीं है, ठीक है। सारी दुनिया के ममालिक में हम जो है वो ये सारी चीजें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग इसका सिस्टम चलता है, और हमारे यहाँ यही होता है कि हर इलेक्शन, अभी इलेक्शन खत्म नहीं, कभी समझने के हुआ नहीं कि जी जो हारा वो रोना शुरू के जी जाली वो क्या कहते हैं कि जी हमें हरा दिया गया, हम तो जीत रहे थे। तो इस चीज को खत्म, ये तो बड़ा खुशहाल कदम है। मेरा ख्याल है अपोजिशन को इससे हमारा साथ देना चाहिए, क्योंकि हम इलेक्शन में अगर हम चाहते हैं कि बेहतरी हो, उसमें अच्छी तरमीम की जाए, तो वो इनके लिए भी फायदेमंद है, हमारे लिए भी फायदेमंद है। लेकिन अगर नियत में यही है कि जी जाली वोट हमारा अब नहीं पड़ पाएगा या इस तरह की सोचे हैं, तो फिर जाहिर से बात है फिर तो वो अपोज करेंगे। अब आपको याद होगा कि इन्होंने नादरा के चेयरमैन को अपने दौर में निकाल दिया था, और क्यों निकाला था? इसलिए कि जब उसने ये कहा था कि जी हम वोटर्स की जो है वो शिनाख्त करते हैं और उसके वो करते हैं कि जो जाली वोट के लिए हमने शोर मचाया था, तो इन्होंने नादरा के चेयरमैन को निकाल दिया था। तो ये बात से अगले की नियत का पता चलता है। हमारी नियत साफ है, हम तो कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग बिल्कुल। चलिए इसके ऊपर जवाब भी आने दें। ठीक है, मिर्जा जावेद साहब जरा बताइए, वो कहते हैं हमारी नियत तो साफ है, हम कहते हैं इलेक्शन शफाफ हो जाए। अगर इनके नीचे साहब आपने देखा है 11 इलेक्शन थे तो 10 ये तरीके इंसाफ वाले हारे हैं, और ये खुद ही कह रहे थे हम तो हुकूमत में नहीं थे, हमने कैसे जाली वोट डाले हैं। ये खुद ही शोर मचा रहे थे। आज कह रही है कि ये शोर मचाते हैं, हमने तो शोर मचाया। आपने ये ज़िमनी इलेक्शन में देखा है, ज़िमनी इलेक्शन में तो इन्होंने शोर मचाया, तो हमने तो जाली वोट नहीं डाले। हमारे हमने एक्सेप्ट किया। आपको अवाम ने आपकी कारकर्दगी का अवाम ने आपको ये ज़िमनी इलेक्शन में जवाब दे दिया है। तो अभी अगर इंसान में हिम्मत है, इमरान खान में अगर हिम्मत है, तो आप आए, आप आजादी इलेक्शन कराएं, आप आजादी इलेक्शन कराएं। ये हमारी देखे, हमारी नियत देखे, वरना होता ये है कि जिसकी हुकूमत होती है हमेशा ज़िमनी इलेक्शन वो जीतता है। हमने इस चीज को भी बताया कि नहीं, अगर आपने नहीं बताया, ये अवाम ने जवाब दिया है कि आपने 3 साल में जो इमरान खान न्याजी साहब ने कंटेनर पर लोगों को सबक बाग दिखाए थे, आज अवाम को इल्म हो चुका है कि ये सिर्फ झूठ बोलते हैं। आप ऐसे करें, आप लोग ऐसे करें, हमने ये नहीं किया, तो जहाँ तकरीरें करने के लिए इमरान खान न्याजी साहब को रख लें। तकरीरें वो बहुत अच्छी करता है, लेकिन मुल्क चलाने के लिए कोई वजीर आजम और तलाश कर ले। तकरीरें इमरान खान न्याजी साहब से करवा लिए करें, और मुल्क चलाने के लिए ना मिर्जा जावेद साहब, बस मुझे हमारा सर ऊंचा है दुनिया में, उस लीडर की वजह से हमारा सर ऊंचा है। आज हमें 25 वजीर आजम से निजात कश्मीर बेच दिया। आपने क्या किया? कश्मीरी आज कश्मीरी रो रहे हैं, आपने कश्मीर बेच दिया। आपने कौन सा मुल्क में? मिर्जा जावेद साहब, प्रोग्राम का वक्त कम है, मुझे आपसे जवाब चाहिए। जंजीर करीम को एनआरओ दे दिया। मैं आपको बताऊं कि इमरान खान ने कितने लोगों को एनआरओ दिया। मिर्जा जावेद साहब, मेरी बात सुने। रिजवाना साहिबा, 1 मिनट, मैंने प्रोग्राम खत्म करना है, आप पहले मेरी बात का जवाब दे दें। मिर्जा जावेद साहब, मुझे पहले इस बात का जवाब दे दें कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, इसके ऊपर आपके क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं? अगर कोई ऐसा झूठ बोले तो आवाम से क्या जवाब लेंगे? ठीक है मिर्जा जावेद साहब, मुझे बस आपका जवाब चाहिए कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के ऊपर आपके क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं? अगर आ जाती हैं तो इलेक्शन शफाफ हो जाएगा या आपको लड़ने का मौका नहीं मिलेगा आपस में? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं। अभी तो आप देखें ना, अभी तो हम शिनाख्ती कार्ड बनाने में कामयाब नहीं हो सके। अभी आप देखें, अभी नादरा में ऐसी बेशुमार लाइनें लगी हुई हैं, डे फार्म नहीं मिलता है, तो ये कैसे ये अभी इतनी जल्दी में ये कर लेंगे? अब पाकिस्तान को इलेक्ट्रॉनिक होने में कम से कम टाइम लगेगा, अभी इतनी जल्दी नहीं। तो आप सपोर्ट करें ना, तो आप सपोर्ट करें, मुल्क की लोड शेडिंग खत्म करें, कोई डैम बनाए। आपको आपकी हुकूमत 3 डैम बन रहे हैं, आपके 3 डैम बन रहे हैं। जब बनेंगे ना फिर देखेंगे। नहीं तो आप सपोर्ट करें ना। डैमों के भी पैसे लिए हैं आप, तो जिसने डैमों के भी पैसे लिए हैं वो भी नजर आ रहे हैं। जावेद साहब, आप कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आने में तो वक्त लग जाएगा, तो आप सपोर्ट करें ना ताकि जल्दी जल्दी आ जाए, इलेक्शन शफाफ हो जाए। नहीं, ऐसे हो नहीं सकता है इनसे ना, ये इनसे तो कुछ उम्मीद हो नहीं सकती। इनसे लंगर खाने आप खुलवा सकते हैं, इनसे आपने किसी हॉस्पिटल की बात कर ले, किसी की ये बता दें कि इन्होंने इस पर कंट्रोल किया है। आज लोग हॉस्पिटलों में रो रहे हैं, दवाई की कीमतें इतनी ज्यादा बढ़ चुकी हैं, लोग खुदकशियों पर मजबूर हो चुके हैं। तो ये सिर्फ बातें कर सकते हैं, इनके जो लोग रखे टीवी पर आकर सब अच्छे की आवाज दे सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। अब आवाम को इल्म हो चुका है कि ये सोए सबजबा के झूठ बोलने के इन्हें काम करना नहीं आता,
और ना ये काम कर सकते हैं। ठीक है, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, आखिर में कुछ कहना चाहेंगे रिजवाना साहिबा आप? मैं यही कहना चाहूंगी कि ये जिस तरह से ये मतलब इनकी जो हालत है वो मैं समझ सकती हूँ। ये वोट से नहीं है, वो किसी और तरीके से आना चाहते हैं। मेरी बहन वज़ीर आज़म लंगर खानों का इफ्तिताह नहीं करता, वो इंडस्ट्री का इफ्तिताह करता है, मोटरवे का इफ्तिताह करता है। जो आपने ये इस वज़ीर आज़म से लंगर खानों का कर दिया, आपने तो लोगों को बकारी बना दिया। आप इस बजट की बात करते हैं। ठीक है नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त हो गया है। रिजवाना गज़नफर साहिबा, सीनियर रहनुमा PTI, और मिर्जा जावेद, मेंबर सूबाई असेंबली रहनुमा मुस्लिम लीग नून, आज हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे। जाहिर है सियासी लोग हैं, आपस में बहस तो इनके जारी ही रहती है, लेकिन बजट आ गया है। आने वाले दिनों में हमने देखना है कि ये बजट कितनी हमारे लिए समरात लेके आता है। तो प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, हमें इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।